नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। शिवसेना और एनसीपी में जबरदस्त हड़कंप की स्थिति है और इसकी वजह है ईडी के समन। ईडी का समन एक तो गया है उद्धव ठाकरे के बहुत ही करीबी और बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे यशवंत जाधव को। और इस बार ईडी का जो शिकंजा है वो फेमा कानून के तहत कसता हुआ दिखाई दे रहा है। फरवरी में तो आप जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफ़ी जगहों पर छापेमारी की थी। इनकी बहुत सारी संपत्तियां जब्त की गई थी। करीब 41 संपत्तियां जब्त की गई थी। 130 करोड़ से ज़्यादा की ये संपत्तियां हैं। कुछ नकदी भी बरामद हुई थी। और अब जो नए खुलासे हो रहे हैं वो ये हैं कि इन्होंने हवाला के जरिए विदेशों से भी कुछ आदान प्रदान किया है, पैसा भेजा है, कुछ चीज़ें आई हैं। अब ईडी फेमा के तहत विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम के तहत इनसे पूछताछ करना चाहती है। ईडी के पास पुख्ता जानकारियां आ गई हैं। हड़कंप इस चीज को लेकर के है कि अगर ये भी धर लिए गए, यानी लंबी पूछताछ के बाद अगर इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया तब क्या होगा। ऑलरेडी एनसीपी के 2 कैबिनेट मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक अंदर हैं और शिवसेना में यशवंत जाधव को समन भेजे जाने के बाद जो हड़कंप है उसकी वानगी संजय राउत के बयानों से मिलती है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड इस समय केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर हैं और राजनीतिक कारणों से हैं। अब तो संजय राउत ने यह कहना शुरू कर दिया है कि चूंकि मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं इसलिए तब तक तो ये नोटिस, ये सम्मन जारी होते रहेंगे। लेकिन वास्तविकता संजय राउत भी जानते हैं और शायद उद्धव ठाकरे भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि यशवंत जाधव को अगर समन जारी हुआ है ईडी का तो मामला अब गंभीर मोड़ ले चुका है, जिसकी इन सबको आशंका थी। 130 करोड़ की संपत्ति कोई कम नहीं होती है। बीएमसी की स्टैंडिंग कमीशन के चेयरमैन रहते हुए जो कुछ हुआ है वो अब सब खुल कर के सामने आ रहा है। और यशवंत जाधव के जिस तरीके से विमल अग्रवाल से संबंधों का खुलासा हो रहा है, ये होटल भी चलाते हैं, ये प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं, ये ठेकेदार भी हैं, ये शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा भी करते हैं। और ये जानकारी मिल रही है कि भाई खाला में यशवंत जाधव ने इन्हीं विमल अग्रवाल से कई संपत्तियां खरीदी थी। जो अटैच की गई हैं उनमें वो संपत्तियां शामिल हैं। और ये विमल अग्रवाल उद्धव ठाकरे के साले साहब यानी श्रीधर पाटणकर से भी संबंधित हैं। उनकी भी कंपनी में
साझेदार हैं। तो आप ये त्रिकोण समझ रहे हैं? इनके यशवंत जाधव से भी संबंध है, विमल अग्रवाल के, और उद्धव ठाकरे के साले के साथ भी हैं। आपको ये भी याद दिलाते चले कि ईडी ने उद्धव ठाकरे के साले साहब की 11 संपत्तियां, 11 फ्लैट सील किए थे, जिनकी कीमत करीब ₹6.25 करोड़ आंकी गई थी। और एक खुलासा जांच पड़ताल में ये भी हुआ, एक नंद किशोर हैं, नंद किशोर चतुर्वेदी नाम है संभवतः उनका, लेकिन नंद किशोर है ये तो मैं श्योर हूं। ये सीए भी हैं, ये हवाला कारोबारी भी हैं, और इन्होंने अपनी कंपनी से जो ट्रस्ट है श्रीधर पाटनकर का, उसको 30 करोड़ रुपया दिया था। यानी एक पूरा आपस में मेलजोल है, गठबंधन है। यशवंत जाधव से अगर ईडी विदेशी लेन देन के बारे में, विदेशी संपत्तियों और कारोबार के बारे में सघन पूछताछ करना चाहती है, तो आप तय मानिए कि ये मामला अब एक ऐसा मोड़ ले चुका है कि जिससे बहुत आगे तक चीजें बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। क्योंकि बीएमसी में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का क्या मतलब होता है, ये कम से कम मुंबई के लोग, कारोबारी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जितने भी ठेकों का फैसला होता है वो सब बीएमसी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के जरिए होता है। ये उद्धव ठाकरे के बहुत ही नज़दीकी और भरोसेमंद हैं, इसीलिए इनको बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। तो आप कम कहे को ज़्यादा समझिए, जिसकी वजह से शिवसेना के भीतर इस समय हड़कंप की स्थिति बताई जा रही है। दूसरा मसला, मैंने एनसीपी का नाम क्यों लिया था? इसलिए क्योंकि नवाब मलिक के दोनों बेटों को अब तक ईडी 2 बार सम्मन भेज चुकी है। इनकी पत्नी को, महजबी को 5 बार सम्मन भेज चुकी है ईडी, प्रवर्तन निदेशालय। ना उनके बेटे कोऑपरेट कर रहे हैं, पूछताछ के लिए जा रहे हैं, ना इनकी पत्नी सहयोग कर रही है। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से नवाब मलिक को सुबह ही सुबह 4:30-5 बजे जाकर के ईडी के अधिकारियों ने घर से उठा लिया था मंत्री रहते हुए, अब 5 नोटिस इशू होने के बाद, सम्मन जारी होने के बाद ईडी के पास कुछ पावर्स आ गई हैं, और जल्दी ही अगर वो कोई कार्रवाई करती हुई दिखाई दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। इनको क्यों बुलाना चाह रही है ईडी, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी? क्योंकि 25 मई को अदालत में जो आरोप पत्र दाखिल हुए हैं उसमें ईडी के अधिकारियों ने ये खुलासे किए हैं कि नवाब मलिक और दाऊद इब्राहिम लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में हैं, और जो प्रॉपर्टी वगैरह खरीद फरोख्त हुई है, लेन देन हुई है, हवाला और दूसरा तमाम मामले, उसमें जो इनकी कंपनियां हैं उनमें इनके बेटे, इनकी पत्नी वगैरह भी इन्वॉल्व हैं। तो जो गोवा वाला कंपाउंड की करीब 3 एकड़ की प्रॉपर्टी है उसके सिलसिले में भी, और जो 93 बम ब्लास्ट के जो आरोपी हैं, जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, वलीशा, उनसे संबंधित मामलों पर भी ईडी अब नवाब मलिक के
दोनों बेटों से और पत्नी से पूछताछ करना चाहती है। आ नहीं रहे हैं तो ईडी के पास फिर दूसरे तौर तरीके होते हैं। तो अभी तक मसला केवल 2 कैबिनेट मंत्रियों की गिरफ्तारी का और उनको जेल भेजने का था, लेकिन अब मामला आगे बढ़ गया है। अब हड़कंप एनसीपी में भी है और शिवसेना में भी है। ऊपरी तौर पर संजय राउत चाहे जो बयानबाजी करें, इसको बीएमसी के चुनाव से जोड़ें, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि चीज़ें क्या मोड़ ले चुकी हैं। और खुद संजय राउत, उनकी भी तो संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं, उनकी बेटियों के भी एक दूसरे कारोबारी के साथ पार्टनरशिप है एक कंपनी में, उन सब के यहाँ छापे पड़ चुके हैं ऑलरेडी। तो मामले कई दिशाओं में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और इनकी घबराहट की बड़ी वजह यही है कि जब यशवंत जाधव से ईडी पूछताछ करेगी, जब नवाब मलिक के दोनों बेटों से और पत्नी से पूछताछ होगी, तो चीजें आगे बढ़ेंगी, खत्म नहीं होंगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।